हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक चैप्टर है जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कुछ कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म देख रहे थे जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमर। मैंने जब हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज में, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आइसोमेरिज में दो टाइप का होता है, जिसमें जो फर्स्ट था स्ट्रक्चरल था, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्टीरियो। स्टीरियो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टीरियो में काफ़ी कुछ है, तो स्टीरियो का लेक्चर लंबे चल सकते हैं। अब स्टीरियो की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल में हमने जो आइसोमेरिज में नॉर्मल पढ़ा था, आइसोमेरिज में का मतलब था, आइसोमेरिज में एक प्रॉपर्टी थी जो कि दो कंपाउंड्स के बारे में बताती थी कि वो कंपाउंड आइसोमर है या नहीं। और वो कंपाउंड आइसोमर कब होते थे? जब उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते थे, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में या तो स्ट्रक्चर की वजह से या उसकी स्टीरियो की वजह से चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे कंपाउंड को आइसोमेरिज्म कह रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर थे, ठीक है। फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखा कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट जो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है उसका रीज़न रहता है मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें भी हमने अलग अलग टाइप के रीज़न पढ़े थे, जैसे चेन, पोजीशन, मेटामर, टॉटोमर और रिंग चेन आइसोमर, इस तरीके से पढ़े थे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो वहाँ पे वो जो थे रीज़न थे आइसोमेरिज्म क्रिएट करने के, ठीक है। अब स्टीरियो में हम बात करते हैं कि दो कंपाउंड किस तरीके से आइसोमर हो सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न स्टीरियो में क्या होगा। तो स्टीरियो में भी एक चीज़ तो सेम रहेगी, विच इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, कनेक्टिविटी भी सेम होती है। अगर आप स्ट्रक्चरल में देखेंगे तो कनेक्टिविटी डिफरेंट होने लग जाती है। कनेक्टिविटी मीन टू से कि एक कार्बन से कौन कौन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में देखेंगे तो वो अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टीरियो में जो कनेक्टिविटी होती है वो सेम रहती है, ठीक है। कनेक्टिविटी सेम होगी, लेकिन डिफरेंस किस में आता है? डिफरेंस आता है ओरिएंटेशन में। अगर यहाँ पर देखोगे किसी कंपाउंड का, तो उन उसके जो चारों तरफ एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीज़न रहता है आइसोमेरिज्म क्रिएट करने का, दैट इज़ ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है किसी मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में चारों तरफ एटम्स का अरेंजमेंट, उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन की वजह से डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओरिएंटेशन डिफर करेगा दोनों आइसोमर्स को, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान क्या रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि स्टीरियो है, तो उसमें कनेक्टिविटी भी सेम रहती है, ठीक है। कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट होगी तो फिर वो स्ट्रक्चरल का केस हो जाएगा। अगर कनेक्टिविटी सेम होगी तो स्टीरियो का केस होगा। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है, ओरिएंटेशन क्या रहता है? ओरिएंटेशन डिफरेंट रहता है। ओरिएंटेशन दोनों आइसोमर का ओरिएंटेशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। एक कंपाउंड है इस तरीके से, इसमें मैंने एक न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, और साथ में प्रोटॉन भी दे देते हैं। अब होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पर H+ एसिडिक मीडियम है, H+ को देखेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए दौड़ेंगे, और उस केस में क्या होगा? बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा और ये Cn- नीचे यहाँ पर कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब कंपाउंड बनेगा तो दो तरीके की ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगी। आर और एस तो पहले से किस में है? आर और एस तो हमारा पहले से प्लेन में है, बट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आगे की साइड भी आ सकते हैं, पीछे की साइड भी आ सकते हैं, यानी कि वेज पे भी आ सकता है, डैश पे भी आ सकता है। एक बारी हम ऑक्सीजन को डैश पे ले लेंगे, अगली बारी हम ऑक्सीजन को वेज पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वेज पे आ जाएगा, OH, CN यहाँ पे वेज पे आ जाएगा। इसको CN लिखना, नॉट NC। NC लिखेंगे तो फिर
रॉन्ग हो जाएगा। ये CN हमारा अगर OH डैश पे आ रहा है तो CN वेज पे आएगा, और यहाँ OH अगर वेज पे आ रहा है तो CN हमारा डैश पे आएगा, ठीक है। ये दोनों ही कंपाउंड इसके पॉसिबल है। CN ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी सेम होगी, 50-50% दोनों बनेंगे। और ऐसे कंपाउंड्स को इनेंशियोमर कहते हैं और रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ये चीज़ें क्या होती है आगे को हम समझेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या समझा, ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। दोनों कंपाउंड की कनेक्टिविटी सेम है। कनेक्टिविटी मीन टू से कि यहाँ भी कार्बन के साथ CnOH RnH अटैच है, यहाँ भी कार्बन के साथ CnOH RnH अटैच है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों में कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। दोनों में अगर कनेक्टिविटी आप चेक करेंगे तो दोनों में कनेक्टिविटी सेम है, बट दोनों में ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पर OH का अरेंजमेंट आगे की तरफ से है, यहाँ पर OH का अरेंजमेंट पीछे की तरफ से है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, और यहाँ पर आगे पीछे OH के ओरिएंटेशन की वजह से इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है, देखो स्टीरियो में ज़्यादा खेल जो रहता है, स्टीरियो की जब हम बात करते हैं, स्टीरियो की जब आप बात करेंगे तो ज़्यादा जो चेंज आने देखने को मिलेगा वो हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर OH के आगे और पीछे होने की वजह से इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो इसका मतलब ये आइसोमर में आएंगे। आइसोमर क्या कहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और केमिकल फिजिकल और या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर रहेंगे। और कैसे आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो ये रहे स्टीरियो आइसोमर का एग्जाम्पल, किस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैं इस R की जगह H की जगह R कर दूँ, H की जगह R कर दूँ, RC डबल बॉन्ड O R, इस केस में जब आप देखेंगे CN माइनस मैंने डाल दिया, सेम कंडीशन रहा है ऊपर की तरह ही ले लेते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार CN आगे की तरफ से आएगा, OH पीछे आएगा, बट दोनों साइड R ही है। लेकिन जब दूसरा कंपाउंड बनेगा उसमें CN आगे की तरफ, CN पीछे की तरफ से आएगा और OH हमारा आगे चले जाएगा और दोनों साइड R लगे हुए हैं। अब इन दोनों कंपाउंड को देखोगे तो ये दोनों कंपाउंड सेम है। सेम कैसे हैं, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। मैं अगर इसको इस तरीके से रोटेट कर दूँ, इस R की जगह इसको रख दूँ, तो यहाँ पर OH जो है आगे की तरफ आ जाएगा और CN पीछे की तरफ चले जाएगा। तो ये दोनों सेम है, ये आपके स्टीरियो आइसोमर में नहीं आएंगे। ये हो जाते हैं आपके आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल मीन्स सेम। सेम होंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी सेम होंगे, ठीक है। तो ये स्टीरियो आइसोमर में आप इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक हो गया। अब आगे देखेंगे, जो स्टीरियो आइसोमर है या स्टीरियो केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, विच इज़ कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है कन्फर्मेशन और क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है वो देख लेते हैं। तो कन्फर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं समझा ले देती हूँ। ये प्लेन में है, यहाँ पे जो F है वो वेज पे है, और एक मैं ब्रोमीन ले लेती हूँ, Br जो है डैश पे है, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड जो है इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे F जो होगा वो आपका प्लेन में है, Cl हमारा प्लेन में है, एंड जो F है वो इस पोजीशन पे चला गया है तो H इस पोजीशन पे आएगा और Br इस पोजीशन पे आएगा। तो मैं H को डालूँगी वेज पे और Br को डालूँगी डैश पे, सॉरी H को डालूँगी डैश पे और Br को डालूँगी वेज पे, ठीक है।
तो कन्फर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ है ध्यान देना। यहाँ पे हुआ है सिर्फ ये जो बॉन्ड है ये एज इट इज़ है, जैसा पहले था वैसा ये है, और इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हुआ है। इस बॉन्ड को एज इट इज़ लिया है और इसके अराउंड रोटेशन किया है। रोटेशन मीन्स टू से कि एफ या रोटेट होके एच की जगह, एच रोटेट होके बी आर की जगह, और बी आर रोटेट होके एफ की जगह चले गया है, ठीक है। तो कन्फर्मेशन में रोटेशन होता है, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन होगा देन आप उसको कन्फर्मेशन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड आपका एज इट इज़ रहेगा, एक बॉन्ड फिक्स रहेगा, और बाकी के जो 3 बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। 3 बॉन्ड यानी कि एच वाला बॉन्ड बी आर और एफ, इनने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो कन्फर्मेशन में इतना ही आपको ध्यान रखना है, एक बॉन्ड फिक्स होगा और 3 बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जैसे आप रोटेट करवाते हैं। बट ध्यान रखना अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एच एफ की जगह, एफ बी आर की जगह और बी आर एच की जगह जाएगा। इस तरीके से आप रोटेशन करवाएंगे, ठीक है। तो कन्फर्मेशन में ये ध्यान रखना है कि एक बॉन्ड फिक्स होगा, 3 बॉन्ड अपनी पोजिशन चेंज करेंगे। फिर आगे बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सीधा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से समझना इजी पड़ जाता है। सी एल और एच अब की बार भी हमने प्लेन में रखे हैं, और मैंने ड्यूटेरियम और ट्रेटियम ले लिया, जो जिनकी पोजीशन मैंने इस तरीके से रख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज होता है, सी एच और सी एल तो अपनी पोजीशन पर ही है, डी जो है टी जो है वेज पे आ गया है, और डी चले गया है डैश पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता हुआ दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में हो रहा है कि 2 बॉन्ड तो कांस्टेंट है अपनी जगह पर, और जो बाकी के 2 बॉन्ड है यानी कि रेस्ट जो 2 बॉन्ड है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। एच और सी एल तो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, कांस्टेंट है, बट टी एंड डी की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। और ये कब चेंज होगी, ये यहाँ पर किसी भी बाउंड्री रोटेशन से पॉसिबल नहीं है ये चेंज। तो इस चेंज को करने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए बॉन्ड ब्रेक की नीड है, बॉन्ड ब्रेक आपको करना पड़ेगा, तब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत ज़्यादा कहाँ देखने को मिला, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग होगा चेंज के लिए, चेंज के लिए आपको यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर 2 बॉन्ड कांस्टेंट रहेंगे, बाकी के 2 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो रोटेशन से ये काम चल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी, रोटेशन से काम नहीं चलेगा। ये है डिफरेंस कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में। आगे बात करेंगे, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में किस किस तरीके के कंपाउंड के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा, कि कौन किस किस तरीके का कन्फर्मेशन आपको लगातार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनकी बात कर लेंगे। सबसे पहले नेम वाइज देख लेते हैं किसको कैसे क्या कहते हैं, और उन स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करेंगे। ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि आगे जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेसिक है। सबसे पहले किस तरीके के कंपाउंड की बात करेंगे, फ्लाइंग कंपाउंड इज फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज है। फ्लाइंग वेज की अगर बात करें तो फ्लाइंग वेज में कंपाउंड ले लेते हैं, सीधा वहाँ से समझ लोगे। जैसे मैंने इस तरीके से कार्बन ले लिए, और हम स्ट्रक्चर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होंगे, ठीक है। तो ये फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेन को, यानी कि ये वाले बॉन्ड प्लेन में होंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउट ऑफ प्लेन, अबव द प्लेन, ये रिप्रेजेंट करेगा अबव द प्लेन।
अबोव द प्लेन मतलब प्लेन के ऊपर से, ठीक है, या हम कहते हैं इसको आगे की तरफ आ रहा है। और ये आपका रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन, या इसको हम कहते हैं पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा बिलो द प्लेन। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो ये प्लेन में रहते हैं, ये अबव द प्लेन रहते हैं, ये बिलो द प्लेन रहते हैं, यानी कि इसको हम आगे की तरफ कहते हैं, और ये हमारा पीछे की तरफ रहता है। इसको हम फ्रंट या इसको बैक भी कह सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारा फ्लाइंग वेज में आया। फ्लाइंग वेज में इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब आगे बात करेंगे फ्लाइंग वेज के बाद। नेक्स्ट है सो हॉर्स प्रोजेक्शन। सो हॉर्स प्रोजेक्शन। सो हॉर्स प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे तो सो हॉर्स प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इस तरीके से कोई आगे पीछे यहाँ पर दिखाया नहीं होगा फ्लाइंग वेज की तरह। सिर्फ इस तरीके से बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हुए होते हैं। यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कौन सा बॉन्ड प्लेन में होगा और कौन सा बॉन्ड वेज डैश फ्रंट बैक पे होंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, कहने का मतलब है जो वाई के नीचे का जो लाइन होती है वो, ठीक है। यहाँ भी एक ऐसे वाई बन रहा है, इधर इस साइड भी एक वाई बन रहा है। तो आप देखेंगे जो नीचे वाली सिंगल लाइन होती है उसको प्लेन कहेंगे। तो ये क्या होगा, प्लेन में होगा। ऐसे ही सेम ये भी प्लेन में होगा, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो ये हमारा जो राइट साइड का है, राइट साइड का वो हमेशा फ्रंट पे होगा। फ्रंट मतलब वेज, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड का होगा वो हमेशा बैक पे होगा। बैक यानी कि डैश। ध्यान रखना हमेशा। राइट साइड वाला क्या कहा मैंने, हमेशा राइट साइड वाला फ्रंट एंड वेज होगा, और लेफ्ट साइड वाला हमेशा बैक एंड डैश होगा। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 100 हॉर्स में आप इस तरीके से कंपाउंड को पहचानेंगे कि कौन आगे की तरफ है, कौन पीछे की तरफ है, किसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से रहेगा, किसका अरेंजमेंट, किसका ओरिएंटेशन किस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्शन की बात करेंगे विच इज़ न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरीके से होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर मेरा 100 हॉर्स इस तरीके से है, तो इसको मैं न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करूँगी। न्यूमैन में क्या होता है बेसिकली, एक जो कार्बन वाला या एक जो पीछे का पूरा कंपाउंड होता है, पूरा एक जो साइड होती है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी साइड को हम एज इट इज़ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 100 हॉर्स में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये वाला कार्बन है इसके जस्ट पीछे ये वाला कार्बन आ जाता है, और इसको फिर हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल के सेंटर में एक कार्बन होता है, जो कि यहाँ जो ये वाई इन्वर्टेड वाई बना है इसके सेंटर के साथ बॉन्डेड होगा। ध्यान रखना, जो सर्कल के सेंटर में एक कार्बन होगा विच इज़ बॉन्डेड विद द कार्बन विच इज़ ऑन सेंटर ऑफ इन्वर्टेड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, और ये ध्यान रखना है कि जो सर्कल का सेंटर है उस पे एक कार्बन होने वाला है, और वो कार्बन जो है एक इन्वर्टेड वाई होगा। उस इन्वर्टेड वाई के सेंटर पर भी एक कार्बन होगा, जो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। इसको, ये वाली साइड को इसके जस्ट ऊपर ले आएंगे तो ये बॉन्ड हमें नज़र नहीं आता है। तो इसके सेंटर में और पीछे कार्बन जो सर्कल है उसके सेंटर में कार्बन है जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, ठीक है। तो आगे वाले कार्बन के साथ जो बॉन्डेड है वो उनको मैंने डायरेक्ट बॉन्डेड दिखाई दिया, और जो पीछे वाले कार्बन के साथ है उनको सर्कल में हम इस तरीके से बॉन्डेड दिखा देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये मैंने सेम तरीके के थे तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन इस तरीके से दिखाया। अगर ये कंपाउंड इस तरीके से होगा तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाएंगे, इसको सेम एज इट इज़ दिखा दो। पीछे वाले को मैंने क्या कहा, सर्कल से दिखाएंगे।
तो पीछे वाले को सर्कल से दिखाना है, और पीछे वाले में अब की बार जो बॉन्डेड एटम है नीचे की तरफ है और इस तरफ है और इस तरफ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। न्यूमैन प्रोजेक्शन बहुत ही सिंपल है, बस पीछे वाले को सर्कल बना दो, सर्कल में उसके जो भी एटम्स या ग्रुप है उनको लगा दो, और आगे वाले को एज इट इज़ रखो और उसके जस्ट ऊपर रख दो, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि ये वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अब न्यूमैन में बात करेंगे कि कौन सा राइट फ्रंट वेज होगा, कौन सा लेफ्ट बैक डैश होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो है ये वाला ये क्या रहेगा प्लेन में, इन्वर्टेड वाई का सिंगल लाइन क्या होगा, हमेशा प्लेन में होगा, ठीक है। और ये भी हमारा क्या रहेगा, ये भी तो एक तरीके से वाई का सिंगल लाइन है ना, तो ये भी हमारा प्लेन का ही पार्ट रहता है। उसके बाद जो भी राइट साइड है, राइट साइड वाला फ्रंट होगा एंड वेज होगा, राइट साइड वाला फ्रंट एंड वेज होगा, लेफ्ट साइड वाला बैक एंड डैश होगा। लेफ्ट साइड वाले को देखोगे तो बैक एंड डैश होगा, लेफ्ट साइड वाला बैक एंड डैश होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है न्यूमैन प्रोजेक्शन, किस तरीके से आपको बनाना है आपने देख लिया होगा। आगे बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन की। फिशर प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए तो इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन होती है, दिस इज ये जो वर्टिकल लाइन है ये कहाँ होती है, डैश पे होती है, ऑन डैश। एंड जो हॉरिजेंटल लाइन आपको देखने को मिलती है ये वेज पे होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तभी तो जब हम आगे आर एस नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका, तो वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही इसका रीज़न रहता है। तो इसमें ये जब फिशर प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो फिशर प्रोजेक्शन इस तरीके से देखेंगे, ये जो पार्ट होते हैं ये हमारे प्लेन में रहते हैं, ये फिर राइट फ्रंट डैश हो जाएगा, राइट फ्रंट डैश, जो भी राइट में है वो फ्रंट एंड डैश होंगे, और जो भी लेफ्ट में है वो बैक एंड सॉरी जो भी राइट में है वो फ्रंट एंड वेज होंगे, और जो भी लेफ्ट में है वो बैक एंड डैश होंगे, लेफ्ट वाले बैक एंड डैश होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन रहेगा। अब आगे बात करेंगे कि इनमें जो रोटेशन है वो किस तरीके से पॉसिबल होता है। ये जो प्रोजेक्शन है इनमें रोटेशन किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो रोटेशन की बात करेंगे। रोटेशन अगर देखें तो हम सबसे पहले फ्लाइंग वेज वाले कंपाउंड ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक कंपाउंड ले लिया है, ये डी हो जाएगा, दिस इज Cl, Br, H, ठीक है। अब जब आप इसका रोटेशन करेंगे, मैं इसका रोटेशन करती हूँ 120 डिग्री, और एक पर्टिकुलर का करती हूँ, पर्टिकुलर मैंने इस ये वाला जो कार्बन है इसको टारगेट किया है, तो इसका रोटेशन किस तरीके से होगा, 120 रोटेशन करना है। तो ये जो है ये 120 रिलेशन है, ठीक है। तो 120 रोटेट कैसे होगा, ETH की जगह आ जाएगा, HBr की जगह जाएगा, Br ET की जगह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 रोटेशन के बाद जो कंपाउंड मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ये तो एज इट इज़ है, इसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप Br प्लेन में आ गया है,
ईटी हमारा डैश पे चले गया है और वेज पे आ गया है एच। वेज पे कौन आ गया है, एच आ गया है, ठीक है। तो ये 120 रोटेशन के बाद इस तरीके का हमें कंपाउंड मिलेगा। अब अगली बार अगर मैं इसका ये आगे और रोटेशन करूं या फिर कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, दूसरा कंपाउंड इस तरीके से ले लेते हैं। इधर एच ले लिया मैंने, इधर एटी ले लिया, यहाँ Cl डी और यहाँ पे H को मैंने ऊपर की तरफ रखा है, Br को मैंने रखा है, Br को मैंने रखा है नीचे की तरफ। Br को रखा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं आगे, तो ये आएगा, मैंने अब की बार रोटेशन कर रही हूँ 120 + 60, मतलब एक बारी 120 का फिर 60 का, ठीक है। तो एक बारी 120, एक बार 60, टोटल 180 होगा, साथ में 180 का कर सकते हैं अगर हम सेम जगह रोटेशन कर रहे हैं। तो 180 रोटेशन में क्या होगा ये तो रिलेशन सिर्फ 120 का है, तो 180 अगर रोटेशन होगा तो जो Br है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे, H आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा और ET आपका चले जाएगा ऊपर वाली पोजीशन पे, इस जगह पर ET आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ET यहाँ पे प्लेन में है तो ET इस तरीके से ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है इधर तो एज इट इज रहेगा, इधर एज इट इज रहेगा, और यहाँ आप देखेंगे जो ET है वो आपका चले जाएगा ऊपर की तरफ। 180 में तो जस्ट नीचे वाला ET जस्ट ऊपर आ जाएगा ना, ये ऐसे तो है, ऐसे मतलब इधर चले जाएगा 180 में, तो वो ET आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ET आ गया इधर। उसके बाद Br हमारा जाने वाला है इस जगह पे, तो ये हमारा इधर Br आएगा और इधर H आएगा, यानी कि फ्रंट पे Br आने वाला है और डैश पे हमारा H जाने वाला है। तो जब 180 रोटेशन होगा तो इस तरीके से होगा। तो रोटेशन आपको इजीली समझ आ जाएंगे, बस ये देखना है कि कौन सा बैक होने वाला है, कौन सा डैश होने वाला है। तो इधर हमारा सॉरी, कौन सा वेज होने वाला है, कौन सा डैश होने वाला है। तो इधर की तरफ दाहिनी साइड हमेशा कोशिश करना कि वेज वाले को दाहिनी साइड रखो, क्योंकि जो राइट फ्रंट और वेज का रिलेशन होता है, लेफ्ट बैक एंड डैश का रिलेशन होता है। अगर राइट साइड में आप हमेशा फ्रंट जो वेज है उसको रखे रहोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें कभी भी आएंगी नहीं, ठीक है। रोटेशन में भी खासकर ध्यान रखना, रोटेशन के टाइम जब भी रोटेशन करोगे ये याद रखना कि राइट साइड हमारा जो वेज है वो रहे, ठीक है। नहीं तो लिखने को आप इस Br को इधर भी लिख सकते हैं, इधर साइड वेज करके, इधर साइड H को डैश पे करके, लेकिन जब आप इसका रोटेशन करेंगे उसके बाद आप समझ नहीं पाएंगे फिर कौन सी साइड हमने वेज रखना है, कौन सी साइड डैश रखना है, ठीक है। क्योंकि वो तो प्लेन में होते नहीं है, वो तो आगे पीछे की तरफ है, वो तो 3D में चलेगा ना, वो कोई एक प्लेन में चलने वाला तो है नहीं कि एक पेपर में समझ जाए, वो 3D में चलता है। तो अगर आप यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो राइट साइड है वो हमेशा वेज में रखना, मतलब वेज को हमेशा राइट साइड में रखना, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेशन होते हैं। ये तो हमने देखा कि अगर एक कार्बन पे रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों पे कर रहे हैं तो वो भी एक देख लेते हैं। इस तरीके का एक कंपाउंड है, यहाँ पे H है प्लेन में और यहाँ Me है प्लेन में। ये हमारा H इस साइड चले गया, राइट साइड में होगा, ये F बैक में होगा, इधर मैंने राइट में Cl ले लिया, बैक में PH ले लिया। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये जो कार्बन है इस पर 120 रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं और ये जो कार्बन है इस पर 60 डिग्री रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री रोटेशन आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 180 करेंगे तो इस कार्बन पे देखो 180 करोगे तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ PH आ जाएगा। इसमें 60 रोटेशन किया है तो 60 में ये पूरा 120 है तो 60 में आधा जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे H आ जाएगा, इस पोजीशन पे F आ जाएगा
और इस पोजीशन पे एम ई आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा चेंज हो गया है। पहले एम ई प्लेन में था, अब एम ई वेज पे आ चुके हैं, और पहले एफ डेस्क पे था, अभी भी एफ डेस्क पे ही है, लेकिन एच पहले वेज पे था, अब एच प्लेन में आ चुका है। ठीक है, तो रोटेशन बहुत सिंपल है, अगर आप स्टेप वाइज चलते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब एक फिशर में करके देखते हैं। ये मैंने फिशर प्रोजेक्शन ले लिया एक कंपाउंड का। फिशर प्रोजेक्शन है ये हमारे कंपाउंड का। 180 रोटेट करोगे, 180 रोटेट करना है। ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करोगे। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ओनली प्लेन रोटेशन अलाउड इन फिशर। फिशर में सिर्फ प्लेन रोटेशन होगा, सिर्फ प्लेन रोटेशन होगा, सिर्फ प्लेन रोटेशन होगा। अगर इसको पूरा ऐसे रोटेट करोगे तो डी अगर ऊपर जाएगा तो एच इधर नीचे आएगा, तब ई टी उधर उस ई टी अपोजिट साइड जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्लेन रोटेशन होता है। और अगर एक ही कार्बन पे कर रहे हो तो एक कार्बन पे आप इस तरीके से करेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि यहाँ से इसको अलग रोटेशन कर दे रहे हो, इसका अलग रोटेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। रोटेशन पूरे प्लेन में होगा। ठीक है, तो 180 में 180 डिग्री अगर रोटेशन हो रहा है तो किस तरीके से रोटेशन होगा। 180 डिग्री रोटेशन मतलब ये वाला रोटेशन, एच पूरा डी की जगह आ जाएगा, डी एच की जगह आएगा। प्लेन में रोटेशन हुआ है कहेंगे, प्लेन में रोटेशन हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। देखो, प्लेन में रोटेशन का मतलब है ये पूरा इधर से घूम के इधर जाएगा। पेन चेंज करती हूँ, नहीं तो बहुत ही यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखो, प्लेन में रोटेशन होगा, इसका मतलब डी अगर इधर से इधर गया है तो पूरा प्लेन लेते हुए चलेगा। ई टी यहाँ से यहाँ जाएगा, बी आर यहाँ से यहाँ जाएगा, एम ई यहाँ से यहाँ जाएगा, और सी एल यहाँ से यहाँ जाएगा। इसको कहते हैं प्लेन रोटेशन। ऐसा आप नहीं करेंगे कि डी ऊपर भेज दिया, एच नीचे भेज दिया, और इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे भेज दिया, और इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे भेज दिया। ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसा रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ प्लेन रोटेशन होता है। ठीक है, तो फिशर में सिर्फ प्लेन रोटेशन होता है, तो इसका मतलब ई टी अब इधर जाएगा, सी एल इधर आएगा, और आपका बी आर जाएगा इस तरफ, एंड एम ई जाएगा इस तरफ। तो इस तरीके का रोटेशन होगा, और जो रोटेशन है वो प्लेन में ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये वाला रोटेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे एक कार्बन पर 120 रोटेशन आ रहा है तो ये रोटेशन पॉसिबल होगा। इधर से आप इधर भेजेंगे, इसे इधर, इसे इधर। ठीक है, कंप्लीट में ये रोटेशन, कंप्लीट में कहने का मतलब है कि ये एज इट इज़ ऊपर और ये एज इट इज़ नीचे नहीं आएगा, क्योंकि रोटेशन होगा तो पूरे प्लेन में रोटेशन होगा। ठीक है, ये एच है, पता नहीं कब गायब हुआ। ठीक है, तो 120 रोटेशन अगर आप इसका करेंगे तो डी आपकी ई टी की जगह जाएगा, सी एल आपके डी की जगह जाएगा, और डी आपका ई टी की जगह जाएगा, ई टी आपका सी एल की जगह जाएगा। एच अपनी जगह पे रहने वाला है, बी क्योंकि इसमें चेंज नहीं हुआ है तो बी आर और एम ई एज इट इज़ रहेंगे। ये आपका कंपाउंड बनेगा आफ्टर रोटेशन। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन में रोटेशन कैसे होगा समझ आ गया होगा। अब फिशर प्रोजेक्शन की एक बात ध्यान रखने लायक है, विच इज़ जो ये वाला कंपाउंड होगा, जो इस पोजीशन पे कंपाउंड होगा, वो हमेशा मतलब इस पोजीशन पे हमेशा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप हमेशा इस पोजीशन पे होगा फिशर प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखने योग्य है। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन जो है हमेशा वर्टिकल लाइन में आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन आपका वर्टिकल लाइन में आएंगे, वर्टिकल लाइन में आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन इस वर्टिकल लाइन में, इस वर्टिकल लाइन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बात का आप ध्यान रखेंगे, किसके लिए, फिशर प्रोजेक्शन के लिए। तो फिशर प्रोजेक्शन में ये आपका वैलिड नहीं होगा,
हमारा यहाँ पर वैलिड ये होगा जब Me इधर आएगा और Et इधर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि Et में कार्बन है, Me में कार्बन है, ये सब एक वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। और अगर कंपाउंड इस तरीके से है, आगे बात करें, जैसे एक ले लेते हैं CH2OH है, CHO है, इस तरीके से है, तो इसमें ये जो फिशर प्रोजेक्शन है वो वैलिड नहीं होगा। इसकी रिएक्शन करानी है, नोमेनक्लेचर करना है, कुछ भी करना है, वो आप तब करेंगे जब आपका मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, यहाँ पे CH होना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, तो CH ऊपर आएगा। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो ग्रुप है वो हमेशा ऊपर रहेगा और CH2 नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये जो है सही माना जाएगा, दिस इज़ नॉट करेक्ट। मतलब करेक्ट है, बट इस तरीके से आपको रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बात करेंगे कन्वर्जन की, कि कैसे एक प्रोजेक्शन को दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन कैसे पॉसिबल होता है, तो फर्स्ट हम किसका कन्वर्जन देखेंगे, सोहर्स का देखेंगे न्यूमैन में। सोहर्स को आपने सोहर्स का कन्वर्जन करना है न्यूमैन में। सोहर्स न्यूमैन में कैसे होगा, पहले तो सोहर्स होता क्या है, अ, ये हमारे सोहर्स सोहर्स प्रोजेक्शन है। इसको न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये राइट साइड है, राइट फ्रंट वेज होता है, तो राइट को हम राइट साइड ही रखेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड ही रखेंगे, ठीक है। पीछे वाले का हम सर्कल बना लेते हैं, आगे वाले को मैं स्टार कंसिडर कर लेती हूँ, पता चल जाएगा। पीछे वाला हमारा क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। सर्कल में ये और इस तरीके से है, इसको हमने रख लिया, ठीक है। राइट वाला राइट साइड ही रहेगा, राइट वाला हमारा राइट साइड ही रहने वाला है। और जो स्टार वाला ग्रुप है उसको मैं इस तरीके से बनाऊंगी, ये हमारा स्टार वाला ग्रुप है, ये जो कार्बन है वो स्टार वाला कार्बन है, और इसका कार्बन जो है सर्कल के सेंटर में होगा, जो कि इसके जस्ट पीछे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोहर्स को कन्वर्ट करते हैं न्यूमैन में। और भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमारा सोहर्स इस तरीके से है तो इसका न्यूमैन कैसे बनेगा, इस तरीके से इसका न्यूमैन बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला सर्कल में आ जाएगा और ये हमारा स्टार हो गया है, स्टार को मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया है, सर्कल के ऊपर की तरफ। और अगर बात की करें तो इस तरीके का अगर है तो ये कैसे होगा, सर्कल वाले इस तरीके से हैं इस बारी हमारे, और स्टार वाला इस तरीके से है, ठीक है। एक और पॉसिबल है, तो इसका कैसे होगा, सर्कल भी इसी तरीके से है और स्टार वाला, गलत बना रही हूँ, स्टार वाला भी इसी तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से सोहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब सेम अगर न्यूमैन को मैं सोहर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये भी बहुत सिंपल रहेगा, ये वाले सारे न्यूमैन को सोहर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो पहले इसी को करूँ या यहाँ बना लेते हैं, जैसे इसमें दिखेंगे वैसे सीधा लिख लेना, ये है। इसमें इस बार ये कोई कंपाउंड ले लेते हैं, इसको मैंने CH3 ले लिया, इसको Cl ले लिया, इसको Br ले लिया, ये हमारा COOH ले लेती हूँ, ये है H, इसको मानते हैं OH। तो यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, देखो पीछे वाला सर्कल वाला एक
ग्रुप इस तरीके से, यहाँ पे CH3 है, राइट में Cl है तो राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में Br है तो लेफ्ट में ही रहेगा। जो ऊपर की तरफ दिखता है वो हमारा दूसरा ग्रुप होता है, जिसमें ऊपर की तरफ COH जैसा दिख रहा है वैसा उतार दो। ऊपर की तरफ COH है, लेफ्ट में OH है और राइट में H है। तो ये हमारा सोहर्स बनेगा इस तरीके से न्यूमेन का। तो जैसा न्यूमेन होगा उसको एज इट इज़ सोहर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीछे वाले सर्कल को एक ग्रुप बना लेना, आगे वाले को एक ग्रुप बना लेना, दोनों को एक बॉन्ड के थ्रू, इस वाले बॉन्ड के थ्रू अटैच कर लेना, ठीक है। अब आगे बात करें, सोहर्स न्यूमेन में हो गया, न्यूमेन सोहर्स में हो गया। अब बात करेंगे सोहर्स को फिशर में, सोहर्स को कन्वर्ट करते हैं फिशर में। तो सोहर्स को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इस तरीके से सोहर्स है तो उसको आप डायरेक्ट फिशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से है तो ये कन्वर्ट हो सकता है। जब आपके वाई होंगे, वाई मतलब इस तरीके से वाई बने होंगे तो वो आपके फिशर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी होगा, जैसे इस तरीके से है, मतलब दोनों वाई होने चाहिए, एक वाई है एक इन्वर्टेड वाई है तो ये भी फिशर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और या इस तरीके से है, एक सीधा एक उल्टा, तो भी ये भी फिशर में कन्वर्ट नहीं होगा। फिशर में सिर्फ तभी कन्वर्ट होंगे जब जो सोहर्स है उसके दोनों जो ग्रुप हैं वो सीधे वाई हैं, ठीक है। तो इस केस में सीधे हम उसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ले लेते हैं, जैसे मैंने एक ले लिया COOH, COOH, Br, Cl, OH, H, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस एक इसको नीचे बनाती हूँ COOH, ठीक है। तो इसके राइट साइड में क्या है Br और लेफ्ट साइड में Cl, ठीक है। दूसरा इसको मैंने ऊपर ले लिया है तो इसके राइट साइड में है Br और लेफ्ट साइड में है H, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये वाला जो है सर्कल वाला होता है, इस COH को हमेशा ऊपर लेंगे, इस COH को नीचे लेंगे, ठीक है। तो ये COH ऊपर आएगा तो इसके राइट पे है Br, लेफ्ट में है Cl। ये वाला COH नीचे आएगा, इसके राइट में है OH और लेफ्ट में है H। तो इस तरीके से सोहर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर में। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि दोनों जो ग्रुप है वो वाई होने चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से है, इस तरीके से अगर है कंपाउंड, इनके जगह कुछ ले भी लेते हैं। इस तरीके से हैं तो ये जो है CH3 क्या कहा, ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये तो ठीक है सीधा वाई है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड वाई है, इसको सीधा वाई बना लेते हैं पहले। तो इसको सीधा वाई कैसे बनाएंगे? सीधा वाई बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा वाई के साथ एक और चीज़ भी होती है, COH वाली कंडीशन। चलो मैं इसको तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाई बनाने पड़ेंगे, देन आफ्टर दैट उसको फिशर में कन्वर्ट करोगे। तो वाई बनाने के लिए इसको मैं इधर ले आती हूँ, इस Cl को इधर भेज देंगे, H आ जाएगा आपका इस जगह पे, ठीक है। तो इसके यहाँ पे रोटेशन के बाद देखो, रोटेशन जो सीखा था वो यहीं पे काम आएगा, ऐसी जगह पे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे जो है COH नीचे आ जाने वाला है और Cl जाने वाला है बैक पे, H आने वाला है वेज पे, ठीक है। तो इसका जब आप बनाओगे फिशर तो कैसे बनेगा, ये CH3 ऊपर जाएगा, CH3 के राइट में OH, H आएगा लेफ्ट में और देन, अच्छा ये D था,
इसको डी मान लेते हैं, फिर इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। COH आएगा नीचे, राइट में आएगा H, लेफ्ट में आएगा Cl। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है सोहर्स को फिशर में, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमैन टू फिशर। तो न्यूमैन को फिशर में कैसे चेंज करेंगे। अब बात करेंगे न्यूमैन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं सॉर्स को फिशर की बात करूँ तो सॉर्स को फिशर में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सॉर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करने की बात करें तो जो ये पीछे वाला पार्ट होता है या राइट वाला पार्ट होता है, इसको हम सर्कल कंसिडर करते हैं और आगे वाले को एज इट इज सर्कल के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पीछे वाला सर्कल वाला पार्ट जिसको कंसिडर किया है उसके प्लेन को हमने ऊपर डालना पड़ता है, और राइट राइट साइड रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड, और जो सर्कल के ऊपर रहेगा उसके जो प्लेन वाला ग्रुप है उसको हम नीचे रखेंगे, और राइट राइट साइड रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी को न्यूमैन में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है, CH3 COH HD, पीछे सर्कल में CH3 है, CH3 इस तरीके से है, OH एंड D, और दूसरा आपका इसी तरीके से है फिर COOH H एंड क्लोरीन, ठीक है। तो न्यूमैन को जब हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या कहा कि जो ये CH3 वाला जो पीछे सर्कल वाला पार्ट है इसको आप ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, बाकी जो CH3 के साथ OH एंड D है उसको आप राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली रखेंगे, एंड H और Cl को भी इसी तरीके से राइट और लेफ्ट रखेंगे, तो आपका फिशर इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो इसलिए ऐसे समझाया ताकि आप इसको इसके साथ रिलेट कर पाए। अदरवाइज अब हम देखेंगे कि न्यूमैन को कैसे फिशर में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या चीज़ नोट करनी है। सबसे पहले तो जैसे फिशर का क्या होता है, जैसे अगर आप फिशर देखेंगे तो फिशर में हमने क्या चीज़ देखी कि सिर्फ जो वाई वाले कंपाउंड होते हैं इन्हीं को फिशर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर इनका जो अरेंजमेंट है इस तरीके से नहीं है तो पहले आप इस तरीके से इनको अरेंज करेंगे, देन आफ्टर दैट उसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब न्यूमैन की बात करें तो इसका न्यूमैन कैसे बनेगा, इसका न्यूमैन तो ऐसे बनेगा, पीछे सर्कल एंड उसके ऊपर इस तरीके से, ऐसे ही तो इसका न्यूमैन बनेगा, ऐसे ही बनेगा इसका न्यूमैन, ऐसे इसका न्यूमैन बनेगा। इसका मतलब यही न्यूमैन फिशर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूमैन्स की बात करें यानी कि अगर मैं कुछ इस तरीके का ले लूँ, एक वाई सीधा दूसरा इन्वर्टेड, तो ये भी फिशर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा दोनों इन्वर्टेड ले लें तो ये भी फिशर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरीके से सॉर्स के जो ये वाला अरेंजमेंट है सिर्फ यही फिशर में कन्वर्ट हो सकता है, बाकी कोई भी फिशर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो फिशर में हमारा सिर्फ यही न्यूमैन कन्वर्ट होगा। तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे और अगर इस तरीके से न्यूमैन नहीं है तो पहले न्यूमैन को इस तरीके से कन्वर्ट करवाओ रोटेशन करके, ठीक है। रोटेशन हमने ऑलरेडी सीख लिया है। रोटेशन के बाद इस तरीके का आप अरेंजमेंट करेंगे, देन आफ्टर दैट उसको न्यूमैन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमैन की आगे मैं बात करूँ तो इस तरीके से एक कंपाउंड है और इनमें लगे हैं BrHCl और नीचे CH3 सर्कल वाले के साथ CH3 है,
ऊपर वाले के साथ COOH है, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है फिशर में। तो फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने कहा सर्कल वाले का ऊपर साइड कर दो और दूसरे वाले का नीचे कर दो, ठीक है। COOH। अब जो राइट में है राइट में लगाओ, लेफ्ट को लेफ्ट में लगाओ। तो CH3 के साथ है आपका Br एंड Cl विच इज ऑन राइट, एट राइट Br है और लेफ्ट पे आपका है Cl। और अगर COH के साथ बात करें तो राइट पे H है, लेफ्ट पे OH है, H एंड OH। तो इसको फिशर में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। हम उसके बाद अगर वही बात है, अगर आपका इस तरीके से न्यूमन है, न्यूमन आपका अरेंज्ड न्यूमन नहीं है, यानी कि वाई दोनों वाई वाले न्यूमन नहीं है, इन्वर्टेड वाई आपको देखने को मिल रहा है, तो इस केस में आपने क्या करना है? इस केस में आपने करना है रोटेशन। इसको पहुंचाओ यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो रोटेशन होगा, तो रोटेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो ये वाला अरेंजमेंट है वो आ गया है, और इस अरेंजमेंट के बाद आप उसको सीधा फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि जब हम फिशर बनाते हैं तो फिशर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो वर्टिकल लाइन में आते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे फिशर को सोहर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिशर को कन्वर्ट करना है सोहर्स में। फिशर बना लेते हैं, एक फिशर बना लिया मैंने, CH3 Cl, CH3 Cl D एंड F, आगे है H एंड Br, ठीक है। इसको जब सॉहर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि जो सॉहर्स होता है वो कब फिशर में कन्वर्ट होता है, जब उसका अरेंजमेंट दोनों इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब फिशर जब सॉहर्स में कन्वर्ट होगा तो फिशर भी तो ठीक इसी तरीके से सॉहर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब फिशर सॉहर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इस तरीके से प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। और इसमें हमें पता है जो ऊपर वाला है वो राइट साइड रहता है, जो नीचे वाला है वो लेफ्ट साइड वाले में रहेगा, और राइट राइट ही रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, इधर का भी राइट राइट ही रहेगा और लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा। ये राइट के हैं, ये लेफ्ट के हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जैसे शॉहर्स को फिशर में किया, ठीक उसका उल्टा कर देना है फिशर को शॉहर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं वेज को फिशर, वेज डैश जो है उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वेज डैश को आपने कन्वर्ट करना है फिशर में। तो वेज डैश वाले बना ले। इस तरीके से वेज डैश है, इसको आपने कन्वर्ट करना है फिशर में। तो
फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसका सॉहर्स बना लेंगे। सॉहर्स में कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल उसकी जो राइट को हम जिस तरफ लिखते हैं उस तरफ लिख लेना है और लेफ़्ट को जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेना है। तो CS3 इस तरीके से है ये, और दूसरा इसमें CS3 ऊपर की तरफ है। तो ये सॉहर्स होता है, ठीक है। राइट साइड हम किसको लिखते हैं, वेज वाले को। तो इधर OH वेज में है, BR डैश में है, और इधर CL वेज में है, और H डैश में है, ठीक है। अब हमें पता है इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये CS3 है, फिशर में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये वाला प्रोजेक्शन तो फिशर में कन्वर्ट होता नहीं है। तो अब इधर हम रोटेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रोटेशन करेंगे और दोनों को वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो रोटेशन के लिए मुझे CS3 यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा। 180 डिग्री के रोटेशन के बाद BR इधर, CS3 इधर और OH इधर, यानी कि BR आगे की तरफ और OH पीछे की तरफ हो जाएगा रोटेशन के बाद। ऊपर वाला हटा लेते हैं ताकि हमारे लिए स्पेस हो जाए। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ, हमने यहाँ पे करना है 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री रोटेशन करना है। उसके बाद आपको इधर वाला तो एज इट इज़ क्या है, CS3 CL एंड H, ये भी हमारा Y हो जाने वाला है, लेकिन पोजीशन देखनी पड़ेगी। नीचे CS3, आगे BR, पीछे OH। नीचे CS3 आएगा, आगे BR आएगा और पीछे की तरफ H आएगा, ठीक है। अब इसको फिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे। CS3 CS3 इसके साथ हमारे लगे हैं BR एंड H, यहाँ लगे हमारे CL एंड H। H ही था या OH था, अच्छा OH है। BR के साथ लेफ्ट पे OH है, BR के साथ लेफ्ट में OH है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेज डैश को भी फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए एट फर्स्ट आपने वेज डैश को सॉर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेज डैश को सॉर्ट्स में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी डील है नहीं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। आप अगर, मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई है, अगर आप ये जो वेज वाला पार्ट है हमेशा राइट साइड रखेंगे तो फिर तो वेज डैश और फिशर सेम ही है। बस यहाँ पर ऐसे दिखा रखा है वेज पे डैश पे, इधर दिखाता नहीं है, इधर सिर्फ राइट और लेफ्ट से ही पता चल जाता है। आप ये ध्यान रखना कि आप वेज को हमेशा राइट साइड रखना, डैश को हमेशा लेफ्ट साइड रखना। तो वेज डैश और फिशर सोहर्स में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, से दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वेज डैश को कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर में। अब बात करेंगे फिशर को कैसे वेज डैश में कन्वर्ट कर सके। फिशर को बदलना है हमने, फिशर को कन्वर्ट करना है वेज डैश में। तो फिशर को वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिशर का इस तरीके से, अगर फिशर है COOH OH और H, तो हमने पहले ही बताया था कि फिशर का अगर अरेंजमेंट वेज डैश के फॉर्म में मैं लिखूं तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वेज पे होती है। CS3 भी वेज पे होगा यहाँ पे, और COOH भी वेज पे होगा, ठीक है। ये वाले डैश वाले पार्ट होते हैं, इसको मैं OH और H मान लेती हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम इसको वेज डैश में कन्वर्ट करते हैं तो अगर मैं इस CS3 को, सॉरी, इस जो दोनों वेज वाले पार्ट हैं, दोनों वेज वाले पार्ट को OH की साइड रखूँगी। ध्यान देना, दोनों वर्टिकल लाइन में दो जो ग्रुप है उनको मैं अगर OH की साइड ले जाऊँगी तो OH वेज पे जाएगा, जहाँ की तरफ वेज झुकेगा वही वेज पे आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर इसको इस तरीके से लिखूँ, यानी कि CS3 और COH को OH की साइड, देखो OH राइट साइड था ना, मैंने CS3 और COH को राइट साइड लिख दिया है, तो हमारा जो OH है वो आएगा वेज पे,
ओ एच कहाँ आ जाएगा, वेज पे आएगा, एच हमारा डैश पे आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को एच की साइड लिखूँ, यानी कि लेफ्ट साइड लिख दूँ, लेफ्ट साइड लिख दूँ तो क्या होगा, CH3 COH मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया है। तो आपका जो अब की बारी वेज है उस पे कौन आएगा, एच, क्योंकि एच की साइड गए हैं ना, ये क्या गए हैं, एच की साइड गए हैं। एच की साइड अगर ये जाएंगे तो हमारा एच वेज पे जाएगा। जिस साइड को वर्टिकल लाइन के ग्रुप मूव करेंगे वो जो ग्रुप है वेज पे आ जाएगा, और जो दूसरा ग्रुप है वो डैश पे चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एच, तो इसको हम क्या क्या बना सकते हैं, एक तो मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ, MEET, इस केस में आपका OH वेज पे आएगा और डैश पे HIH जाएगा। अगली बारी मैं क्या कर सकती हूँ, ME और ET को लेफ्ट साइड में, अब की बार OH आ जाएगा आपके वेज पे और OH आ जाएगा आपके डैश पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जिस साइड को वर्टिकल लाइन के ग्रुप जाएंगे उस ग्रुप को आपने वेज पे डाल देना है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो स्टीरियो वाला पार्ट है थोड़ा लंबा रहेगा, तो उसको आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है।